हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जामिनेशन 15 और 16 अक्टूबर को है। उसकी डेट काफ़ी करीब आ चुकी है और आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोग तैयारी में कमर कस लीजिए और उसमें जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको और समय दीजिए और उसमें रिवाइज कीजिए और पेनापन लेकर के आइए, जिससे कि क्या हो सके कि आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो सके। और इसी के मद्देनज़र ये मैराथन कंप्लीट करंट अफेयर की क्लास लेकर के आया हूँ, जिससे आपका लास्ट 1 ईयर्स का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। इससे पहले मंथली करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करा दी गई है इसी चैनल पर, जनवरी से लेकर के अगस्त मंथ तक की। और उसकी जो प्लेलिस्ट है उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो जब आप मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस मैराथन क्लास को कंप्लीट करेंगे, तो उससे होगा क्या कि आपकी पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो करंट अफेयर्स है इसको पॉइंटर फॉर्म में रखा गया है और जो पॉइंट आपके सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पर कराया जाएगा, जिससे क्या हो कि मंथली भी आपका उसमें जुड़ जाएगा और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और वन गो में आपकी पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली करंट अफेयर्स है, पहला पॉइंट है स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र समझौता भारत और मिस्र। मतलब वो आपसे पूछेगा कि स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र समझौता किस किस के मध्य हुआ है, तो भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। तो स्वेज नहर आपको पता होनी चाहिए किस दो सागरों को जोड़ती है। एक तो आपका रेड सी है और दूसरा आपका भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसी रेड सी के किनारे पर आपका कौन सा देश स्थित है? मिस्र स्थित है। और जब व्यापारिक समझौते होने थे मॉडर्न एरा में, जो यूरोपियंस कंपनी यहाँ पर भारत में आई थी या फिर पूर्वी साइड में आई थी, तो उनको दिक्कत होती थी पूरा अफ्रीकन महाद्वीप क्रॉस करने में। तो इसलिए उन्होंने स्वेज नहर का निर्माण कराया था और इसी स्वेज नहर से उन्होंने कनेक्टिविटी किसकी की थी? एशिया की और यूरोप की। और अफ्रीका महाद्वीप भी उसमें ही जुड़ गया था। तो स्वेज नहर का आर्थिक जो क्षेत्र समझौता हुआ है वो भारत और मिस्र के मध्य हुआ है। इसकी जो स्वेज नहर की लंबाई है वो टोटल कितनी है? 7500 किलोमीटर है वो। हाँ, 7500 किलोमीटर है। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत जापान की जलवायु परिवर्तन साझेदारी। तो भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन की साझेदारी की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन साझेदारी किस देशों के मध्य हुई है, भारत और जापान के मध्य हुई है। अगला क्वेश्चन है इंडियन ऑयल और एनटीसीए का प्रोजेक्ट चीता एक अनुबंध हुआ है इन दोनों के मध्य, इंडियन ऑयल और एनटीसीए के मध्य। यानी कि एनटीसीए का मतलब है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो अभी जो आपके चीता मंगाए जा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से, तो उसमें जो लगभग 50 करोड़ रुपए की अनुदान कौन दे रहा है? इंडियन ऑयल कंपनी दे रही है, जिससे क्या हो सके वहां से चीते लाए जा सके। अगला है काला अजार। तो काला अजार आपकी जो बीमारी है उसको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, वो कितना रखा है? 2023 तक। तो यानी कि 2023 तक काला अजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है भारत सरकार के द्वारा। अगला पॉइंट है ग्लोबल टाइगर्स डे। तो ग्लोबल टाइगर्स डे के जो उत्सव हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? टडोवा टाइगर रिजर्व ने। तो टडोवा जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी टडोवा टाइगर रिजर्व ने किसकी मेजबानी की थी? ग्लोबल टाइगर्स डे पर एक उत्सव हुआ था उसकी। अगला है चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। जो दक्षिण कोरिया ने एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है जो क्या करेगा? चंद्रमा का परिक्रमा करेगा। अगला है 12वां डिफेंस एक्सपो। 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर आपका इसका संस्करण हुआ था? गांधीनगर में हुआ था। तो 12वां डिफेंस एक्सपो का संस्करण इस बार का गांधीनगर में हुआ है। याद रखना, डिफेंस एक्सपो रक्षा से संबंध के यहाँ पर वो होते हैं। अगला है गोल्डन जॉइंट। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे का उद्घाटन रियासी जिला कश्मीर में हुआ है। यानी कि गोल्डन जॉइंट दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज। आपसे पूछेगा कि गोल्डन जॉइंट दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है वो कहाँ पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। और अगर आपसे जिला पूछे तो कौन सा जिला है? रियासी जिला कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला पॉइंट है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम। तो चंडीगढ़
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम अब पड़ गया है क्या? शहीद भगत सिंह रख दिया गया है। क्या हो जाएगा अब? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला पॉइंट है, अ, भारत सरकार के द्वारा 5 प्रण लक्ष्य रखे गए हैं जो कि अगले 25 वर्ष में कंप्लीट करने हैं। यानी कि अगले 25 वर्ष का मतलब है 2047 तक, जब भारत अपनी 100वीं स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो उस समय तक हम लोगों को ये 5 प्रण प्राप्त करने हैं, इसका लक्ष्य रखा है। ये प्रण किस लिए बनाए गए हैं, ये क्यों रखे गए हैं? क्योंकि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप करना है। तो आपको लक्ष्य पता होने चाहिए कितने साल के लिए रखे गए हैं, 25 साल के लिए अगले। और उन लक्ष्य का नाम क्या है? पंच प्रण लक्ष्य। जिसमें होगा क्या कि आपका एकता बनाए रखना होगा, जो भी गुलामी के जो भी आपके यहाँ धरोहर हैं या चीज़ें हैं उनको खत्म करना होगा, और किस प्रकार से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से देश को संपन्न किया जाए, जिससे कि ना तो कोई गरीब हो, अनेकता हो, एकता हो सब में, और उसके साथ साथ छुआछूत ये सब आपके यहाँ पर खत्म हो जाए, जिससे क्या हो कि देश एक विकसित राष्ट्र बन जाए 2047 तक। इसका ही एक लक्ष्य रखा गया है। अगला है, आदिवासी बहुल जिला मंडला एमपी में स्थित है। इसको कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यानी कि एक आदिवासी बहुल जिला है जो कार्यात्मक रूप से पूर्ण रूप से साक्षर जिला बन गया। भारत का पहला ऐसा जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया, यानी कि लिटरेसी रेस 100% हो चुकी है, सब पढ़े लिखे हो चुके हैं जो काम कर रहे हैं। अगला है, हर घर जल उत्सव। जो हर घर जल उत्सव है कहाँ से शुरू हुआ है? गोवा राज्य से शुरू हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। और गोवा पहला राज्य है भारत में जिसने हर घर जल जो नल परियोजना चल रही है उसको 100% रूप से लागू कर दिया है। ठीक है, तो याद रखना, हर घर जल उत्सव कहाँ से शुरू हुआ है? गोवा राज्य से शुरू हुआ है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर कहाँ पर स्थापित किया गया है? अहमदाबाद, गुजरात में। अगला है, सोने के सिक्के लॉन्च किसने किए? जिम्बाब्वे ने किए। जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, और इन सोने के सिक्कों का नाम क्या है? मौसी ओ तोन्या। मौसी ओ तोन्या इन सोने के सिक्कों का नाम है। यानी कि वहाँ पर मुद्रास्फीति है, और उसी मुद्रास्फीति को खत्म करने के लिए सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं जिम्बाब्वे सरकार ने। अगला है, जो नाटो में 2 नए देश शामिल हो गए, कौन कौन? स्वीडन और पोलैंड। इसकी मंजूरी मिल गई है, स्वीडन और पोलैंड नाटो में शामिल हो जाएंगे। अगला है, हाइड्रोजन ट्रेन सेवा। हाइड्रोजन ट्रेन सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? जर्मनी में शुरू हो गई है। तो हाइड्रोजन पहली ऐसी ट्रेन सेवा है जो हाइड्रोजन चलित होगी, वह कहाँ पर हुई है? जर्मनी में हुई है। अगला पॉइंट है, एशिया की सबसे अमीर महिला। तो एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? सावित्री जिंदल। याद रखना, एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। और अगर ओवरऑल एशिया का सबसे अमीर अगर पूछा जाए तो कौन है? गौतम अडानी है। अगला है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात बन गया है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। अगला है, गन हिल। गन हिल द्रास सेक्टर का एक पॉइंट है, और उस पहाड़ी का नया नाम क्या रख दिया गया है? गन हिल नाम रख दिया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था? द्रास सेक्टर 5140। अब इसका नया नाम क्या हो गया? गन हिल। तो ये द्रास सेक्टर वही है जहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था, तो वही इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है द्रास सेक्टर, और इसका नया नाम क्या पड़ गया है? गन हिल। अगला पॉइंट है, वेस्ट बंगाल ने 7 नए जिले जोड़ दिए हैं। तो वेस्ट बंगाल में अब टोटल टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 30। तो 7 नए जिले कहाँ पर जोड़े गए हैं? वेस्ट बंगाल में। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 13 नए जिले जोड़ दिए थे अपने राज्य में, तो उनके यहाँ पर टोटल राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 26। तो 2 ऐसे राज्य जिन्होंने अपने जिलों की संख्या बढ़ाई है। अगला है, 6 नए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? एमपी में शुरू हो चुकी है, जहाँ से क्या होंगे? 6 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण होगा। इसकी शुरुआत नितिन गडकरी जी ने की थी, परिवहन मंत्री हैं अभी भारत सरकार में, तो उनके द्वारा ये परियोजना शुरू हुई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। अगला है, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? आपका एमपी में। तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या होता है? इसमें जो आपके सोलर पावर प्लांट होंगे वो कहाँ लगाए जाएंगे? जलीय, मतलब पानी
के ऊपर लगाए जाएंगे, जैसे आपकी कोई नहर होगी, नदी होगी, तो जिससे वो ज़मीन भी बची रहेगी और आपका लाइट का भी उत्पादन होता रहेगा। अगला है एक संस्कृत भाषी गांव। तो उत्तराखंड सरकार ने डिसाइड किया है कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव का निर्माण होगा। मतलब इस प्रकार से उन्होंने एक योजना शुरू की है कि एक गांव तो संस्कृत भाषी हो जिसमें लोग संस्कृत को बोलें और उसको बढ़ावा दें। तो कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको उच्च स्तर पर किसने लागू कर दिया है? गोवा राज्य ने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी कब आई थी? 2020 में। तो इसको सभी राज्य समय समय पर लागू कर रहे हैं। तो इसको उच्च स्तरीय जो आपका माध्यमिक होता है उसमें किसने लागू कर दिया है? गोवा राज्य ने। और अगर वही पूछे कि प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले किसने लागू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। तो दोनों को याद रखना, उच्च शिक्षा में गोवा ने और प्राथमिक शिक्षा पर उत्तराखंड ने। अगला पॉइंट है दूसरा इथेनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है? पानीपत, हरियाणा में। तो दूसरा इथेनॉल संयंत्र पानीपत में, और पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? पूर्णिया जिला है आपका, पूर्णिया। ये कहाँ पर है? बिहार में। तो दोनों याद रखना, पहला पूर्णिया में, बिहार, और दूसरा इथेनॉल संयंत्र पानीपत, हरियाणा में। अगला पॉइंट है 3D मानव कॉर्निया शहर। मतलब कॉर्निया के रूप में जो डेवलप हो रहा है वो शहर कौन सा हो रहा है आपका? हैदराबाद। 3D मानव कॉर्निया, जो आँख से रिलेटेड होगा चीज़ें कि किस प्रकार से 3D रूप में डेवलप किया जाए, वो हैदराबाद में हो रहा है। अगला है मेक इंडिया नंबर वन मिशन। तो मेक इंडिया नंबर वन मिशन किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया नई दिल्ली सरकार के द्वारा, मेक इंडिया नंबर वन मिशन। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा मेक इंडिया नंबर वन मिशन किसने शुरू किया है? नई दिल्ली सरकार ने। अगला है इलेक्ट्रिकल डबल डेकर बस कहाँ पर शुरू हुई है? तो पहली बार भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलने वाली डबल डेकर बस की सेवा मुंबई में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इलेक्ट्रिकल, अभी इसका ज़्यादा चीज़ें भी चल रही हैं, प्रचलन हो रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या पूछा गया? शिक्षा टाउनशिप योजना। यानी कि इस प्रकार से एक टाउन का डेवलप होगा जहाँ पर शिक्षा का ही जो इंस्टीट्यूशंस होंगे वो सब शिक्षा से रिलेटेड होंगे। तो ये टाउनशिप एरिया कहाँ पर डाउनलोड डेवलप हो रही है? आपकी यूपी में। याद रखना, शिक्षा टाउनशिप योजना कहाँ पर शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश। अगला है वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला। यानी कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? उत्तराखंड में। तो अंतरिक्ष वेधशाला है आपकी। अगला है 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क। यानी कि 300 आपके लगभग 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। अगला पॉइंट है पहला रात चिड़ियाघर कहाँ पर शुरू हो रहा है? पहला रात में जो चिड़ियाघर आपका खुला रहेगा वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के कुकरेल क्षेत्र में शुरू हो रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रात का जो चिड़ियाघर होगा वो कहाँ पर स्थापित हो रहा है? शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में, कुकरेल वन क्षेत्र है आपका वहाँ पर। अगला पॉइंट है दवा की ऑनलाइन निगरानी कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? तो दवा की ऑनलाइन निगरानी केरल राज्य के द्वारा शुरू हो रही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कोई भी आपका अवैध काम ना हो सके दवाओं के मामले में, या फिर ऑनलाइन चीज़ों को पहुंचाया जा सके। अगला है जो कन्नौज शहर है उत्तर प्रदेश का, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये यूपी सरकार ने इसका निर्णय लिया है, पर्यटन स्थल के रूप में किसको स्थापित किया जाएगा? कन्नौज शहर को। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसको घोषित किया गया है इस बार? हरिद्वार को। तो आकांक्षी जिला ये एक तरीके की जो योजना है या परियोजना कह सकते हैं, किसने की थी इसकी शुरुआत? नीति आयोग ने, जिसमें वो देखता है कि प्रत्येक साल कौन सा जो जिला है वो डेवलप कर रहा है, तो इसी प्रकार से उसको रैंकिंग दी जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला इस बार हरियाणा हरिद्वार रहा है आपका। अगला पॉइंट है स्मृति वन स्मारक। तो स्मृति वन स्मारक इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुजरात में। और गुजरात का भी आपका कौन सा क्षेत्र है? कच्छ क्षेत्र है। तो ये जो वन स्मारक है इसको जो भुज में आपका 2001 में भूकंप आया था, तो उसी के याद में एक तरीके से कह सकते हैं स्मृति वन स्मारक बनाया गया है। अगला पॉइंट है कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का एक पल्ली गांव है उसमें हो चुकी है। तो यहाँ पर कार्बन को 0% कर दिया जाएगा। जो गांव होगा वो ज़्यादातर आपका सोलर या अच्छे ऊर्जा की तरफ पहुँच जाएगा।
अगला है उसी प्रकार से हर गांव पुस्तकालय, यानी कि प्रत्येक गांव में जो पुस्तकालय वाला जो जिला बन गया है वो कौन सा है, जामताड़ा। ये जामताड़ा आपका कहाँ पर है, झारखंड में। वहाँ के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय को खोला गया है। इसी प्रकार से हर पंचायत में जो पुस्तकालय खोला जा रहा है वो कहाँ पर है, पूर्णिया जिला है, कहाँ पर, बिहार में। तो बिहार के पूर्णिया जिला में हर पंचायत में पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यानी कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इस तरीके का पहला प्लांट भारत में असम राज्य में खोला जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। क्या है ये आपका, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। अगला पॉइंट है पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम, यानी कि जो सोलर प्लांट्स होंगे या सिस्टम होगा वो कहाँ पर स्थापित होगा, रूफटॉप पर। तो ये कहाँ पर है आपका, गांधीनगर में, गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का वाला भी सिस्टम होगा, इस प्रकार से होगा। तो ये कहाँ पर हो रहा है शुरू, गांधीनगर में। अगला पॉइंट है कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, केरल, यानी कि कार्बन न्यूट्रल खेती होगी। इसी प्रकार से फसल विविधीकरण पैटर्न, फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक का रूप में दर्जा किसने दिया है, तेलंगाना ने। यानी कि किस प्रकार से फसलों में विविधीकरण होगा, अलग अलग पैटर्न होंगे, तो उनका एक सूचकांक तैयार कौन करेगा, तेलंगाना राज्य करेगा। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा लिथियम बैटरी प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है, गुजरात में। तो याद रखना लिथियम बैटरी प्लांट गुजरात, कीवर्ड को याद रखना, कीवर्ड जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा, लिथियम बैटरी गुजरात। अगला है जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला, तो जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ पर स्थापित हो रहा है, उड़ीसा में। जनजातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य वेधशाला यानी कि लेबोरेटरी स्थापित होगी। अगला पॉइंट है पहला शहद गांव, यानी कि जो शहद गांव होगा वो कहाँ पर स्थापित हो रहा है, मांद्रा, महाराष्ट्र में। मांद्रा महाराष्ट्र में स्थापित हो रहा है, गांव का नाम क्या है, मांद्रा, याद रखना। अगला है $100 बिलियन वार्षिक राजस्व, यानी कि जो जिसका वार्षिक राजस्व $100 बिलियन है, ये कौन सी इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। कौन बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। अगला पॉइंट है 800 मीटर की जो 5 चोटियां हैं विश्व में, उनको किसने फतेह कर लिया, प्रियंका मोहिते ने। प्रियंका मोहिते ने 5 ऐसी चोटियां हैं जो 800 मीटर 8000 मीटर से ऊंची हैं, उनको फतेह कर लिया। अगला पॉइंट है वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं, यानी कि कॉमर्शियल रूप से ड्रोन की सेवाएं कहां पर शुरू की गई हैं, उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है जीन बैंक कार्यक्रम, यानी कि जीन बैंक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है, बेंगलोर शहर में। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क बेंगलोर शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित हो रहा है, गुरुग्राम। इतना याद रखना, विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम। अगला पॉइंट है वैक्यूम आधारित सीवेज सिस्टम कहाँ पर स्थापित होगा, आगरा में। यानी कि जो आपका सीवेज का जो किस प्रकार से उसकी साफ सफाई रखना हो तो उसको आधार किस पे रखा जाएगा, वैक्यूम। अगला पॉइंट है डेयरी डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, तो जो एक डेयरी सिस्टम से चीज़ें जुड़ी हैं उनके लिए एक रेडियो स्टेशन का शुरुआत किया गया है, उसका नाम क्या है, दूधवाणी। और ये कहाँ से शुरू हुआ है, गुजरात राज्य से। अगला है गतिशील मानचित्र गांव में, यानी कि गांव के लिए भी गतिशील मानचित्र कहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, बिहार में। अगला पॉइंट है स्टील के कचरे से सड़क बन रही है, कहाँ पर, सूरत में। तो जो स्टील का कचरा होगा उससे सड़क बन करके तैयार हुई है, कहाँ पर, सूरत में। अगला है दृष्टिविहीन लोगों के लिए रेडियो चैनल की शुरुआत की गई है, कहाँ पर, नागपुर में। और इस रेडियो चैनल का नाम क्या है, रेडियो अच्छ। अगला पॉइंट है जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर कर लिया गया है, यानी कि जन आरोग्य योजना में 100% लोगों को लाभ मिल रहा है, कहाँ पर, सांबा जिला, जम्मू कश्मीर में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ है, गांधीनगर में। इसी को गिफ्ट सिटी भी कहते हैं। अगला है नैनो यूरिया संयंत्र। नैनो यूरिया संयंत्र आपका कहाँ पर स्थापित हो रहा है, नैनो यूरिया संयंत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुजरात में शुरू हो रहा है। अगला पॉइंट है वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ पर स्थापित हो रहा है, चंडीगढ़ में। तो वायुसेना का जितना भी हेरिटेज रूप से चीज़ें चली आ रही हैं उनको एक जगह रखा जाएगा, कहाँ पर, चंडीगढ़ में। औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित हो रहा है, कठुआ, जम्मू कश्मीर में। कठुआ, जम्मू कश्मीर में औद्योगिक बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगला है ड्रोन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश। तो ड्रोन नीति आ जाए, हिमाचल प्रदेश को याद रखना। भारत गौरव योजना के तहत पहली जो ट्रेन चल रही है वो किसके मध्य है, कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य चल रही है, कोयम्बटूर से शिरडी। भारत गौरव योजना है ये, इस तरीके से एक योजना चलाई गई है जिसमें जो आपके हेरिटेज साइट हैं उनको कनेक्ट किया जाए ट्रेन के द्वारा।
अगला पॉइंट है भारत ने नया दूतावास को खोला है 2 जगह, कौन कौन से हैं? लिथुआनिया है जो बाल्टिक सिटी, वो बाल्टिक देश है, और एक आपका पराग्वे है, ये आपका दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो इन 2 देशों में नए दूतावास की स्थापना हुई है। अगला है H3N8 वर्ल्ड फ्लू का नया स्ट्रेन कहाँ पर देखने को मिला है? चीन में। अगला पॉइंट है क्रिप्टो समर्थित कार्ड भी शुरू हो चुका है, और इस कार्ड का नाम क्या है? नेक्सो। तो जो आपकी वर्चुअल करेंसीज होती हैं, तो उन करेंसीज के लिए भी आपका एक कार्ड की शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है? नेक्सो। अगला पॉइंट है कांच का ब्रिज। तो कांच का ब्रिज कहाँ पर बनाया जा रहा है? वियतनाम में। नाटो साइबर सुरक्षा इकाई में शामिल कौन हो गया है? तो नाटो साइबर सुरक्षा में, तो साइबर सुरक्षा में कौन शामिल हो चुका है? दक्षिण कोरिया। तो एशिया का ये पहला देश है जो इसमें शामिल हुआ है, दक्षिण कोरिया। अगला है सबसे अधिक ध्वनि जो प्रदूषक शहर है पूरे विश्व में, वो कौन है? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण है वो सबसे अधिक है। अगला पॉइंट है लाई गई मिट्टी चंद्रमा से लाई गई मिट्टी से अंकुरित, मतलब जो चंद्रमा से मिट्टी लाई गई है उससे बीजों को अंकुरित किया गया है, वो किसके द्वारा? फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के द्वारा। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय, इसके द्वारा चंद्रमा की मिट्टी पर भी बीजों को अंकुरित किया गया है। ठीक है। तो और अगला आपका टॉपिक क्या है? तो इस प्रकार से आपके जो राष्ट्रीय और कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे उनको कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम लोग पहुंचेंगे कि जो वर्ष 2021 और 22 में कुछ नए दिवसों की शुरुआत की गई है। बाकी आपके जो और भी दिवस हैं, जो स्टैटिक पोर्शन रहेगा उसको कंप्लीट करा दिया गया है, ये भी आपको चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। तो उसमें सभी दिवस को कवर कर लिया गया है, उनकी थीम्स को भी कवर कर लिया गया है। ये वो दिवस हैं जो 2021 और 22 में नई तरीके से शुरू किए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है चाबहार चाबहार दिवस। तो जो चाबहार दिवस शुरू किया गया वो किस डेट को मनाया जाएगा? 4 मार्च को। जो ये चाबहार है ये आपका क्या है? ईरान ईरान का एक पोर्ट बंदरगाह है। तो इस पोर्ट बंदरगाह में भारत भारत के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इससे क्या हो सके, भारत जो अपना सेंट्रल एशिया के साइड कनेक्टिविटी चाहता है, इसलिए भारत ने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया है, और उसी को एक दिवस के रूप में मना रहे हैं। कब? 4 मार्च को। अगला है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में भी आया था लास्ट बार। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब से शुरू किया गया? 5 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन भारत और बांग्लादेश का जो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, तो उसकी शुरुआत शुरुआत हुई थी, या समापन हुआ था, मेरे ख्याल से समापन हुआ था। तो इसी रूप से इसको क्या मनाया जाता है? मैत्री दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। कब से? 6 दिसंबर से। अगला है पराक्रम दिवस, और ये दूसरा है देश नायक दिवस। ये दोनों दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि के रूप में मनाए जाएंगे। और जो पराक्रम दिवस है इसको भारत सरकार ने शुरू किया है, और देश नायक दिवस ये वेस्ट बंगाल की सरकार ने शुरू किया है। तो दोनों को याद रखना, पराक्रम दिवस और देश नायक दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मतिथि पर मनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है वीर बाल दिवस। ये वीर बाल दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। ये वीर बाल दिवस जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में ये शुरू किए गए। उनको मुगल साम्राज्य में उस टाइम उनको हत्या कर दी गई थी, तो इसी रूप में वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। अगला है शहीद दिवस। नए रूप में शुरू हुआ है, कब से? 15 फरवरी को। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की है? बिहार सरकार ने। अगर भारत सरकार देखा जाए जो पूरे भारत में मनाया जाता है वो कब है? 30 जनवरी को, महात्मा गांधी जब शहीद हुए थे। लेकिन शहीद दिवस ये 15 फरवरी को किसने शुरू किया है? बिहार सरकार ने। और ये 1932 में मुंगेर में कुछ पुलिसकर्मी वगैरह थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका देहांत हो गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा शहीद दिवस। अगला है विभाजन विभीषिका दिवस। ये विभाजन विभीषिका दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 14 अगस्त को। यानी कि जब हम लोगों का ये क्या नाम उसमें पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के टाइम पे बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत लोगों की हत्याएं हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और उसी के याद में विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा 14 अगस्त। अगला क्वेश्चन है भाला फेंक दिवस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाला फेंक दिवस ये चल भी रहा है काफी। 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ये भाला फेंक दिवस
पिछले वर्ष 7 अगस्त 2021 को स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में। तो इसी के उपलक्ष्य में भाला फेंक दिवस शुरू किया गया। अगला है जनजातीय गौरव दिवस। ये कब शुरू किया गया? 15 नवंबर को। समानता दिवस 14 अप्रैल को, ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है B.R. अम्बेडकर जी की जन्मतिथि पर। समानता दिवस 14 अप्रैल। अगला है समर्पण दिवस। ये भी 11 फरवरी को शुरू किया गया है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पूर्ण तिथि पर शुरू किया गया है समर्पण दिवस, याद रखना 11 फरवरी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गानिया दिवस ये कब मनाया जाएगा? 10 मई को। तो जो आर्गन आपकी गैस है वो पेड़ों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसको पहचानने के लिए इसके लिए ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो इस साल शुरू किए गए हैं। बाकी आप स्टैटिक पोर्शन को वहाँ से देख लेना। अगला टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था से। तो इस अर्थव्यवस्था में जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ नए पॉइंट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भारत के द्वारा जो टॉप 5 निर्यात और आयात किए जाने वाली वस्तुएं क्या हैं। यानी कि हम लोग जो भारत देश है सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है और किस चीज़ का सबसे अधिक निर्यात यानी कि इम्पोर्ट, आयात और निर्यात करता है। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन देखेंगे निर्यात और उसके बाद आयात। यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं और किस चीज़ का इम्पोर्ट करते हैं। तो निर्यात किसका करते हैं सबसे अधिक? पेट्रोलियम उत्पादन का। और उसके बाद मोती, कीमती पत्थर, मोती और कीमती पत्थर है उनको। तीसरे नंबर पर लोहा एवं इस्पात को। चौथे पर ड्रग फॉर्मुलेशंस यानी कि जो फार्मासिस्ट है दवाइयाँ वगैरह हैं उनको। और 5वें नंबर पर है सोना और अन्य कीमती धातुएं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जो पहले नंबर पर हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं सबसे अधिक? पेट्रोलियम उत्पादन को, ये आप याद रखना। उसी प्रकार से आयात सबसे अधिक किसका करते हैं? कच्चा पेट्रोल का, यानी कि क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसी से जो सामान बनकर तैयार होते हैं उनका सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो कच्चा पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है और पेट्रोलियम उत्पादन सबसे अधिक एक्सपोर्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है? सोना। तीसरे पे पेट्रोलियम उत्पादन। चौथे पे मोती और कीमती पत्थर। और 5वें नंबर पे क्या है? कोयला और कोक विक्रेट, इसी से जो चीज़ें निकलती हैं उन सबको आयात करते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा आयात किसका होता है और निर्यात किसका होता है। अगला पॉइंट है इसी प्रकार से जो भारत देश है वो सबसे अधिक किन कृषि वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है यानी कि निर्यात करता है। तो किसका करता है? पहले नंबर पर सबसे अधिक समुद्री उत्पादन का। समुद्री उत्पादन का सबसे अधिक निर्यात होता है जिसमें मछली से लेकर के और भी जो धातुएं या किसी कुछ भी मिलता है उनको हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। दूसरे नंबर पर चावल, बासमती चावल को नहीं लेते हैं इसमें, साधारण चावलों को। तीसरे पे मसाले, चौथे पे चीनी और 5वें पर भैंस का मांस। इन 5 चीज़ों को सबसे अधिक निर्यात किया जाता है। तो इसमें टॉप पर कौन रहेगा? आपका समुद्री उत्पादन। इसको याद रखना, सबसे टॉप पर कौन है? समुद्री उत्पादन। अगला पॉइंट है और भारत सबसे ज़्यादा किस देश से आयात करता है और निर्यात करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं वो किस देश से करते हैं? चीन से। दूसरे नंबर पे यूएई से और तीसरे पर अमेरिका से। तो आयात के मामले में सबसे टॉप पर कौन है? चीन। चीन से हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट सबसे अधिक कहाँ पर करते हैं? अमेरिका में। दूसरे नंबर पे यूएई में और तीसरे नंबर पे चीन में। तो ये दोनों नंबर सेम है लेकिन अल्टरनेट हो गए। जहाँ पर चीन टॉप पे था वहाँ पर अमेरिका आ गया। तो इसको समझ के चलना, सबसे ज़्यादा आयात चीन और सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, इनको कवर कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित ही आना है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है यहीं पर, यानी कि जो आपकी एफडीआई होती है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है कि कौन सा देश अपने देश में सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा है। तो कौन सा देश सबसे अधिक निवेश कर रहा है भारत में? सिंगापुर। सिंगापुर से जो उद्योगपति हैं उनके जो निवेशक हैं सबसे ज़्यादा भारत में आ रहे हैं। दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे मॉरिशस। तो तीनों को याद रखना, पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे मॉरिशस से एफडीआई सबसे अधिक भारत में आती है। इससे पहले मॉरिशस टॉप पे था, अब टॉप पर कौन हो गया है? सिंगापुर। इसी प्रकार से जो एफडीआई सर्वाधिक किस क्षेत्र में आती है इसको देख लेते हैं। तो एफडीआई सर्वाधिक जो भारत में कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में आती है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर क्षेत्र है इसमें आता है। दूसरा ऑटोमोबाइल उद्योग में और तीसरा आपका सेवा क्षेत्र में आता है।
तो इन तीनों को याद रखना, कंप्यूटर के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल यानी कि जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, और तीसरा सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर में आता है। तो इन तीनों सेक्टर में सबसे अधिक एफडीआई आता है। अगला है, इसी प्रकार से कुछ पॉइंट है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, यानी कि जो बेंगलोर की जगह अब जो नई स्टार्टअप राजधानी हो गई है वो कौन हो चुकी है? दिल्ली। तो नई स्टार्टअप राजधानी दिल्ली को स्थापित कर दिया गया है। इसी प्रकार से भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है प्रेजेंट में, यानी कि अपने यहाँ पर नए नए उद्योग लगाने के मामले में हम लोग तीसरे स्थान पर पहुँच गए हैं, और पहले पे अमेरिका है और दूसरे पे चीन है। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए भारत में लगभग 108 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल गया है। यूनिकॉर्न कंपनियां वो होती हैं जिनके पास लगभग $100 बिलियन का वैल्यूएशन हो, $100 बिलियन का वैल्यूएशन हो, मार्केट वैल्यूएशन हो, उनको यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में स्थापित किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो स्टार्टअप कंपनी के मामले में इकोसिस्टम अपने यहाँ अच्छा हो रहा है, अच्छे से लोग इसमें आ रहे हैं। अगला पॉइंट है, भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यानी कि ये अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है विश्व की, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है? रसिया। इसको भी याद रखना, पहले स्थान पे कौन है? रसिया है, और भारत का स्थान 10वां है। और इसी प्रकार से पूछा जाए अर्थव्यवस्था के मामले में भारत कौन से स्थान पे प्रेजेंट में? तो 6वें स्थान पर। जीडीपी एट मार्केट वैल्यू पर हम लोग 6वें स्थान पर है। और उसी प्रकार से पीपीपी यानी कि इसमें हम लोगों का भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो 6वें स्थान की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है विश्व की। अगला टॉपिक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इन्वायरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या हो जाता है? जो लास्ट ईयर आपकी जो अंतिम कह सकते हैं 17वीं वन रिपोर्ट आई है जो 2021 में आई थी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वन रिपोर्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि किस राज्य में सबसे अधिक वन है, परसेंटेज वाइज या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है। तो इन सब पॉइंटों को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वन रिपोर्ट की शुरुआत कब से हुई थी। तो वन रिपोर्ट भारत में जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले 1987 में, और इसको प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कौन सी आपकी जो लेटेस्ट है वो कौन सी है? 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है जो 2021 में प्रकाशित हुई थी। 17वीं वन रिपोर्ट आपकी जारी हो चुकी है। तो इसके अनुसार भारत में कुल 17,13,789 वर्ग किलोमीटर में टोटल वन आवरण है अपने यहाँ। कितना? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। तो अगर भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए जिसमें वनावरण अगर है अपने यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाता है? 21.7%। और उसी में अगर वृक्ष आवरण को भी जोड़ लिया जाए तो ये कितना है? 2.91%। तो इस प्रकार से कुल अगर देखा जाए अपने यहाँ पर वन फॉरेस्ट एरिया है वो कितना है परसेंटेज वाइज? 24.62%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा, 24.62%, इसको याद रखना। अब ये देख लेते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाइज किस राज्य में आपका वन है, तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर है छत्तीसगढ़। आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में, और उसके बाद पंजाब और गोवा। तो सबसे सर्वाधिक याद रखना कहाँ पर है? एमपी में। इसके बाद अगर ये देखा जाए कि परसेंटेज वाइज सर्वाधिक आपके वन आवरण कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में, इसका कुल कितना है? 84.53%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर मेघालय। तो परसेंटेज वाइज मिजोरम है, क्षेत्रफल वाइज आपका मेघालय वो मध्य प्रदेश है। यूटीज में देखा जाए तो सर्वाधिक लक्षद्वीप में है। कुल भौगोलिक भौगोलिक उसका जो क्षेत्रफल है उसका 19% वन आवरण में ढका हुआ है। और इसी प्रकार से अंडमान निकोबार का भी दूसरे स्थान पर है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा हो जाता है वो क्या है कि 2021 की डेटा के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य में हुई है वनों की? तो कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, और तीसरे पे उड़ीसा। इन तीनों को भी याद रखना, सर्वाधिक बढ़ोतरी कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश में। और इसी प्रकार से मैंग्रोव वनस्पति भी क्षेत्र है। जो मैंग्रोव क्या होते हैं? जो समुद्र के किनारे ब्रैकिश वाटर यानी कि जो खारा पानी है उसमें एक पेड़ों की प्रजाति है वो लगती है। ये सर्वाधिक इसका जो क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन साइड में है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, खंबात की खाड़ी वगैरह में, और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो मैंग्रोव सर्वाधिक आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है।
अगला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ वो पॉइंट हो जाता है, क्या है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आपकी आई है 2021 में। इसमें बताया गया कि कौन सा, कहाँ पर आपका वायु प्रदूषित है, कहाँ पर आपकी ठीक है। तो इसमें जो सर्वाधिक प्रदूषित देश है, देशों के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है। दूसरे पे चाड है, तीसरे पे पाकिस्तान है। तो पहला याद रखना कौन है? बांग्लादेश। और इसी प्रकार से पांचवें स्थान पे कौन है? भारत है। तो भारत का स्थान प्रदूषित के मामले में कितना है? पांचवें स्थान पे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, दूसरे पे ढाका है और तीसरे पे अनजमेना है, यानी कि चाड की राजधानी है। और अगर आपसे शहर पूछा जाए सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान में है। जो भिवाड़ी राजस्थान का शहर है सर्वाधिक प्रदूषित है। तो यहाँ पर तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली, देश बांग्लादेश और शहर भिवाड़ी, और भारत का स्थान पांचवा है। इतनी चीज याद रखना सफिशियंट। अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं, क्या पूछा है? अगला पॉइंट है रामसार साइट्स। तो भारत में रामसार स्थल कितने हैं प्रेजेंट में, ये पूछेगा। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं रामसार स्थल का मतलब क्या है, क्यों ये निर्धारित किए जाते हैं या कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये रामसर एक शहर है ईरान का। इसमें एक समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और इस समझौते के तहत रामसार कन्वेंशन आया। और इस कन्वेंशन में क्या हुआ कि जो आपके आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको किस प्रकार से बचाया जाए। आर्द्र भूमियों का मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जलों दलदली जमीन हो, जल की थोड़ी अधिकता रहे हो, तालाब टाइप हो। तो इसमें क्या हो कि ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं और जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है वो अधिक पाई जाती है इस क्षेत्र में। तो इसको किस प्रकार से बचाया जा सके, तो इसको निर्धारित कहाँ पर होता है? रामसार कन्वेंशन के तहत। तो प्रेजेंट में देखा जाए 2022 लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में कुल 75 रामसार साइट को घोषित कर दिया गया। 75 रामसार साइट टोटल हो चुकी हैं भारत में। इसमें सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में 14, ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले सर्वाधिक कहाँ पर थी? भारत यूपी में। कुल इनकी संख्या कितनी थी? 10। तो अब प्रेजेंट में देखा जाए सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश की जो 10 साइट है उनको जरूर याद करना। इसमें सबसे पहले आपकी जो साइट या भारत की सबसे बड़ी जो रामसार साइट है वो कौन सी है? अपर गंगा क्षेत्र। तो अपर गंगा क्षेत्र है, इसको सर्वाधिक सबसे बड़ा भी है और सबसे पहले यूपी में इसको किया गया। अपने मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए जैसे आपका समान कटरा पश्चिम बिहार है, सरसई नावर इटावा का है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सांडी पश्चिम बिहार है लखीमपुर में। तो इस और भी आपके हैं, तो इन सबको आप एक बार देख लेना 10 के 10 को। अगला पॉइंट है आपका भारत में चीता पुनर्वास। तो भारत में चीता पुनर्वास की एक शुरुआत हुई है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 17 सितंबर को भारत में चीता आ भी गए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि चीता किस प्रकार से है, क्या चीज़ उसकी, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा वो आपसे किस देश से आए हैं और किस राष्ट्रीय उद्यान में इनको स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर रखे जाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि जो चीता आपके आए हैं वो कहाँ से आए हैं? अफ्रीका महाद्वीप के एक देश है नामीबिया, इस नामीबिया देश से आए हैं। और इसको कहाँ पर रखा जाएगा? कुन्हू पालनपुर, कुन्हू पालपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर? एमपी में। वहाँ पर इनको रखा जाएगा। और भारत में जो चीता थे लगभग 1952 में इन यहाँ पर अब विलुप्त हो गए थे। 1952 में विलुप्त हो गए थे, तब से कोई चीता दिखा नहीं है। और ये एक ऐसा जानवर है जो पर्यावरण के लिए या बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए एनिमल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपके कहाँ पर आए ये क्वेश्चन पूछेगा, तो कहाँ आए? कुनू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है। कहाँ से मंगाए गए हैं? नामीबिया अफ्रीका का देश है। कुल कितने आए हैं? 8 हैं। और 8 में 5 मादा हैं और 3 नर हैं। इनका अगर आईयूसीएन स्टेटस पूछा जाए एशियाई चीताओं का, तो वो कैसा है? क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, यानी कि अति संकट ग्रस्त है। और एशियाई चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? एसिनोनिक्स, एसिनोनिक्स जुवेटस वेनिटिकस। तो इसका साइंटिफिक नाम वैसे पूछेगा नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, एसिनोनिक्स जुवेटस वेनिटिकस इसका नाम है। तो चीता आपके आ चुके हैं भारत में। मध्य प्रदेश राज्य में कुल्लू पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे।
16 सितंबर को आए थे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन। तो आपने उत्सव देखा होगा इसका। अगला पॉइंट है, भारत में 3 नए टाइगर रिजर्व की भी घोषणा हो गई है, यानी कि जो बाघ हैं उनकी घोषणा कर दी गई है। तो अब टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हो गए हैं? 53, 53 हो गए हैं। तो इसमें कौन कौन से नए जोड़ दिए गए हैं? जैसे श्री बिल्लीपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु। इसी प्रकार से रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान। और तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। यानी कि इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हुए हैं भारत और अन्य देशों के मध्य, उन सैन्य अभ्यासों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है एक्स संप्रीति। ये किस किस के मध्य हुआ है? भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसी प्रकार से कॉरपाट है, ये किसके मध्य हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। बोंगो सागर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो इनको याद करते चलना। इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ से इसको देख लेना। ठीक है। तो इसका जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला है बरोड़ सैन्य अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। तो इस प्रकार से ये बरोड़ है, ये तो कैसा हो जाएगा आपका? जल सेना यानी कि नौसेना में हुआ है। और इस प्रकार से 2 और सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और फ्रांस के मध्य, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला है खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ है। दस्तलिख, ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के मध्य। धर्म गार्जियन, भारत और जापान के मध्य हुए हैं। अगला है लैमटिए, ये भारत और सेशल्स के मध्य हुआ है। इक्यूवेरिन, भारत और मालदीव के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ है। कॉन्कर्ड शक्ति, भारत और इंग्लैंड के मध्य। युद्ध अभ्यास और अजय वॉरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। युद्ध अभ्यास और अजय वॉरियर्स किसके मध्य? भारत और यूएसए के मध्य। मालाबार, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के मध्य। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। समुद्र शक्ति, भारत और इंडोनेशिया। जायद तलवार, भारत और यूएई के मध्य। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के मध्य। तो ये कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं। इसके अलावा भी हैं, उनको भी टेलीग्राम पे बता देंगे, तो उसकी लिंक आपको वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगी। अगला है कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो पुरस्कार का टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन इसमें वही इंपॉर्टेंट पुरस्कार बताए गए हैं। बाकी इसकी एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग देख लेना। यहाँ पर 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिले हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मस्ट है, 100% ये क्वेश्चन आएगा, किसी भी शिफ्ट में आए ये 100% आएगा। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, क्योंकि ये भारतीय हैं, भारतीय महिलाएं जिन्होंने पहली बार जीता है। वो कौन है? गीतांजलि श्री। और इनकी जो पुस्तक थी, उपन्यास था, उसका नाम क्या था? टॉम्ब ऑफ सेंट, यानी कि रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट। इसके लिए इन्हें मिला है गीतांजलि श्री। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इनकी जन्म स्थली कहाँ पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और नहीं पता है तो गूगल से ज़रूर सर्च करना, ये इसकी जानकारी हो। बाकी हम बता तो देंगे ही आपको कहाँ पर हुआ था। तो मैन बुकर पुरस्कार आपका अंतर्राष्ट्रीय इस बार का किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सेंट। ये दोनों चीज़ याद रखना। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भारत की 20 भाषाओं में दिया जाता है। और इस प्रकार जो भारत में इस बार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, वो किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी जो पुस्तक थी सम्राट अशोक नाटक के लिए। और दूसरा अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नमिता गोखले को। नमिता गोखले जी को दिया गया है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? कोंकणी उपन्यासकार थे आपके, कौन है? दामोदर मोठ जी को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है व्यास सम्मान 2021, ये किसको मिला है? असगर बजाहत को मिला है। असगर बजाहत, इनकी पुस्तक का नाम है महाबली। अगला है सरस्वती सम्मान, इस बार किसको मिला है? रामदरस मिश्रा जी को मिला है, मराठी उपन्यासकार है। सरस्वती सम्मान याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिस्ट को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है।
ये इस बार 4 भारतीयों को मिला है, दानिश सिद्दीकी, इरशाद मंटू, अमित दवे और अदनान आबदी को। और ये जो दानिश सिद्दीकी, इनकी हत्या भी हो गई थी, अफगानिस्तान में ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, फोटोग्राफर थे, तो इसमें इनकी हत्या भी हो गई थी। अगला है फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवलियर दी ला जीनन दी ला लीजन दी ऑनर। ये इस प्रकार से समझना, एक फ्रेंच का सर्वोच्च नागरिक है, सम्मान है, ये किसको दिया गया है? शशि थरूर जी को दिया गया है। ये कांग्रेस के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से, उनको दिया गया है। इतना याद रखना, ठीक है। आगे अगर आ गया तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगला है कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए 2021-22 में और कुछ होने वाले हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सम्मेलन, क्योंकि ये इसी साल से शुरू हुआ है और पहला शिखर सम्मेलन हुआ है, तो कौन सा है? ITU2। यानी कि आई टू का मतलब क्या है? इंडिया और इजराइल। और U2 का मतलब है UAE और USA। ये 4 देशों के मध्य एक शिखर सम्मेलन हुआ है, ये वर्चुअल हुआ था, इतना याद रखना। तो ITU2 में आपसे देश पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से देश है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ये 4 देश है। अगला पॉइंट है 32वां नाटो सम्मेलन कहाँ पे हुआ है आपका? मैड्रिड में हुआ है। 32वां नाटो सम्मेलन कहाँ पे है? मैड्रिड में। और नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद भी रखना है। नाटो में कुल देश कितने हो गए हैं अभी प्रेजेंट में? 30 है। और ये जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये इसका कारण ये भी है एक। अगला है 48वां G7 सम्मेलन, इस बार का कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ये याद रखना। G7 कंट्रीज भी याद रखना कौन कौन है, जो विश्व की विकसित 7 देश हैं, उनका एक समूह है, इसको भी याद रखना। अगला है 14वां ब्रिक्स सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की है? चीन ने की है। वर्चुअल रूप से हुआ है, लेकिन अध्यक्ष पूछ सकता है, कौन था? चीन था 14वां ब्रिक्स सम्मेलन का। अगला है 5वां बिम्स स्टेक सम्मेलन। बिम्स स्टेक यानी कि जो सार्क की जगह ले रहा है, आपके बे ऑफ बंगाल रीजन में जितने भी देश हैं, उनका एक समूह है। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका में है। और इस बार इस प्रकार की जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? श्रीलंका ने की है इस बार की। अगला है 17वां शिखर सम्मेलन किसका है? G20 का, जो 2022 में हुआ था, अभी हुआ है फिलहाल में कुछ दिन पहले। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडोनेशिया ने। जो 18वां होगा, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। अगला आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 18वें की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? भारत। और 19 में, 2024 में ब्राजील। तो भारत को याद रखना, 2023 में अध्यक्षता G20 की कौन करेगा? भारत करेगा। अगला पॉइंट है SCO की 22वीं बैठक कहाँ पर हुई है? अध्यक्षता किसने की इसकी? उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान का शहर है समरकंद, वहाँ पर हुई है। 21वां कहाँ पर हुआ था? ताजिकिस्तान में। तो ये 22वां महत्वपूर्ण है, 2022 में हुआ है। अध्यक्षता किसने की है? उज्बेकिस्तान ने की। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ खेल खेल घटनाक्रम हुए हैं इस वर्ष के इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है IPL 2022। इसका ये कौन सा संस्करण था? 15वां IPL संस्करण हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार का इसका जो विजेता है वो कौन है? गुजरात टाइटंस है। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स रहा था। गुजरात टाइटंस पहली बार इसने भाग लिया है IPL में। 2 नई टीम जोड़ी गई थी, कौन कौन? गुजरात और लखनऊ। तो गुजरात इसका विजेता पहली बार में ही हो गया है। ऑरेंज कैप इस बार जॉस बटलर को मिला था और पर्पल कैप यजवेंद्र चहल को। यजवेंद्र चहल को क्या मिला है? पर्पल कैप। और अगला है रणजी ट्रॉफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का। इसको इस बार किसने जीता? मध्य प्रदेश ने, पहली बार मध्य प्रदेश जीता है और मुंबई को हराया। इसको महारत है। 43 बार रणजी ट्रॉफी जीत चुका है कौन? मुंबई। और इसको हरा दिया किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला पॉइंट है ICC महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है क्रिकेट का? ऑस्ट्रेलिया ने। उप विजेता कौन रहा है? इंग्लैंड। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया जीता है, उप विजेता इंग्लैंड है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 का। ये किसने जीता? अपने देश भारत ने जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उप विजेता इसमें इंग्लैंड रहा था। तो अगला देख लेते हैं लॉन टेनिस, यानी कि टेनिस के कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होंगे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं पूरे साल में। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन। इन चारों के विजेता, उपविजेता, पुरुष में और महिलाओं में, दोनों में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका एक तरफ आपका पुरुष एकल में विजेता कौन है और उपविजेता कौन है, ये देखेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से महिलाओं में विजेता और उपविजेता कौन है, ये देखेंगे। तो इसमें जो पुरुष एकल में
विंबलडन के विजेता थे वो कौन थे? नोवाक जोकोविच थे। उप विजेता कौन थे? निक कर्गियोस थे। निक कर्गियोस इसके विजेता थे। इसी प्रकार से महिलाओं में कौन थी? एलेना रायवाकिना और उपविजेता ओंसु जेब्योर थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पुरुष के हो जाते हैं कौन? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन इस बार का किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। और यूँ कहूँ अगर आपको तुक्का भी लगाना हो फ्रेंच ओपन आ जाए तो विजेता में राफेल नडाल को लगा देना। ये रोलो गारो जहाँ पे खेला जाता है इसकी, मान लो ये इनकी एक तरीके से यहाँ पे बादशाहत है राफेल नडाल। और इसके उपविजेता कौन थे? कैस्पर रूड। महिलाओं में ईगा स्वेटेक ने जीता है और उपविजेता कोको गॉफ थी। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है फिर से। डेनियल मेदवेदेव इसके उपविजेता थे। एस्ले वार्टी महिलाओं में विजेता थी और डेनियल कॉलिंस उपविजेता। यूएसए ओपन इस बार का कार्लेस अल्कारेज ने जीता है। नए खिलाड़ी आए हैं कार्लेस अल्कारेज। कैस्पर रूड उपविजेता थे। महिलाओं में येगा स्वेटेक और उपविजेता थी ओंसा जवेर। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है, इनको ही याद कर लेना, लॉन टेनिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है बैडमिंटन से रिलेटेड 2-3 प्रतियोगिताएं हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहले तो सिंगापुर ओपन है 2022 में, इस बार किसने जीती है? पीवी सिंधु ने। किसको हराया था? बांग जी यी उपविजेता थी चाइना की। बैंकॉक में थॉमस कप हुआ है इस बार का, और ये थॉमस कप पहली बार किसने जीता है? भारत ने। तो पहले तो यही पता हो थॉमस कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। किसने जीता है? भारत ने पहली बार। हराया किसको? इंडोनेशिया को। इसी प्रकार से उबेर कप, इसको इस बार किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराया है? चाइना को। उबेर कप और थॉमस कप दोनों बैडमिंटन से रिलेटेड है। अगला है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये लखनऊ में आयोजित होता है और इसको इस बार किसने जीता है? पीवी सिंधु ने, भारत की सबसे टॉप मोस्ट महिला बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला है खेलो यूथ इंडिया गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। पिछली बार नहीं हो पाया था, इस बार 13 जून 2022 को हुआ है हरियाणा में। और प्रथम स्थान पर भी कौन रहा है? हरियाणा। दूसरे पर महाराष्ट्र। याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए? पूछ लेगा, हरियाणा। इसी प्रकार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय खेलेंगे इसमें। इस बार कौन आयोजन कहाँ पर हुआ? बेंगलोर में। और विजेता कौन हुआ है? जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी इसकी कहाँ की थी? आपकी कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है आपका, क्या? राष्ट्रमंडल खेल 2022। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन 100% आएंगे, इसको रट जाना। सबसे पहले तो यही पता हो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुए। तो इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में हुआ था। इसका आयोजन 28 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चला। अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे, तो 1930 में हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन, इंग्लैंड में आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल क्यों होते हैं? ये खेल वही देश खेलते हैं जो कभी ना कभी इंग्लैंड के अधीन रहे थे, वो देश ये इस खेल को खेलते हैं। इस बार का जो शुभंकर था वो कौन था? पेरी द बुल। पेरी द बुल इसका शुभंकर था। और इसका जो आदर्श वाक्य था वो कौन था? गेम्स फॉर एवरीवन, यानी कि सबके लिए खेल हो, खेल, गेम्स फॉर एवरीवन। ठीक है। अब वहाँ यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि भारत की तरफ से उद्घाटन ध्वजारोहक कौन थी? तो कौन थे आपके? पीवी सिंधु। ध्वजारोहक कौन थे? पीवी सिंधु थे। और समापन समारोह में ध्वजारोहक कौन थे आपके? बजरंग पुनिया, कुश्ती के खिलाड़ी। और निखत जरीन मुक्केबाज थी। इन दोनों को समापन समारोह में आपके कौन थे? ध्वजारोहक थे। तो शुरुआत में पीवी सिंधु और अंतिम में बजरंग पुनिया और निखत जरीन। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल कितने पदक जीते? 61, 61। और 61 स्वर्ण पदक जीतने के साथ भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे पर, फोर्थ प्लेस पर रहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक इसमें 22 थे, रजत 16 और कांस्य 27। तो स्वर्ण याद रखना कितने? 22। और इसके कुछ स्वर्ण पदक याद भी कर सको तो अच्छा रहेगा, किस किसने जीते ये भी याद कर लेना। सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? मीराबाई चानू ने, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर है। और सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? कुश्ती में। इसमें आपके बजरंग पुनिया, बीनेश फोगाट, साक्षी मलिक और आपके खिलाड़ी रवि दहिया, नेहा घसघस, इन सब ने इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, इनको याद रखना जरूर। और पहली बार क्रिकेट इसमें शामिल किया गया है, महिला क्रिकेट, और इसमें भारत ने रजत पदक जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार महिला क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया गया है
और भारत ने इसमें क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता, वो रजत पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। अब आपसे पूछ लिया जाएगा पहले स्थान पे कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेलों में, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे कनाडा, चौथे पे अपना भारत। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक तो कर ही देना चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, थोड़ा चैनल को बढ़ावे भी देते रहा करो, ठीक है, जुड़े हो अगर तो। अगला है डान दही हांडी, एक जो प्रतियोगिता होती है कृष्ण जन्माष्टमी पर, इसको आधिकारिक खेल का दर्जा किसने दे दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, आधिकारिक खेल का दर्जा किसने दे दिया है, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है, अब आपके एक खिलाड़ी हैं जो पिछले 1 साल से छाए हुए हैं, कोई भी प्रतियोगिता हो स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो इसमें नया इन्होंने रिकॉर्ड या नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन है, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने क्या इस बार जीता है, लुसाने डायमंड लीग। तो स्वर्ण पदक के बाद इन्होंने क्या जीत लिया है, डायमंड भी जीत लिया है भारत के लिए। और ये इन्होंने भाला कितना फेंका है, 89.08 मीटर, तो 90 मार्क का टच करने वाले हैं ये। ओलंपिक में इन्होंने पिछली बार स्वर्ण पदक भी जीता था, और राष्ट्रीय विश्व चैंपियनशिप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, और यहाँ पर भी इन्होंने डायमंड लीग में जीत लिया। तो समझ रहे हो, हर नहीं चैंपियनशिप जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये रजत पदक जीते थे, उसमें ये दूसरे स्थान पर रहे थे, ये भी याद रखना। लेकिन लुसाने डायमंड लीग इन्होंने जीत ली। अब अगला है कि इस वर्ष की जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनको देख लेते हैं। 2022 की इम्पोर्टेंट पुस्तकें उनको देख लेते हैं। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, बाकी इसका अलग से टॉपिक भी बनाएंगे, पुस्तक और पुरस्कार को अलग से भी कराएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डीप टॉपिक हो जाते हैं और ज़्यादा इसमें चीज़ें रहती हैं, तो अलग से करा देंगे इनको। बाकी मैराथन के हिसाब से वही चीज़ें ली गई हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला है वो, इसमें क्या है, सबसे पहले न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स, यानी कि न्यू इंडिया में एक सिलेक्टिंग राइटिंग्स के रूप में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है, एक प्रकार से अरुण जेटली। अरुण जेटली ने जो भी लिखा है उनको एक जगह संरक्षण दिया गया है, और इसका विमोचन किसने किया था, एम वेंकैया नायडू ने। तो याद रखना, न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स, अरुण जेटली। अगला है वी माई स्टोरी। वी माई स्टोरी, ये पुस्तक किसकी है, बेंजामिन नेतन्याहू की। ये आपके इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी पुस्तक है वी माई स्टोरी। अगला है गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके राइटर कौन है, सुरंजन दास। चंपारण सत्याग्रह के बारे में पता होगा, गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था भारत में। नील खेती से तिनकतिया सिस्टम के बारे में ये आपका पढ़ लेना मॉडर्न हिस्ट्री में। अगला है इंडो पाक बार, जो 1971 में हुआ, इस पे पुस्तक है इंडो पाक बार 1971। इसके राइटर हैं जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन। अगला है द इंडियन स्टोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंडियन स्टोरी बिमल जालान की। इंडियन स्टोरी बिमल जालान, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह। ये आपके पंजाब सरकार में डीजीपी थे, और इन्हीं की अध्यक्षता में पुलिस रिफॉर्म के लिए कमेटी स्थापित की गई थी 2006 में, और इन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी थी, इनकी रिकमेंडेशंस को माना नहीं गया है। अब इनकी पुस्तक, इसीलिए उन्होंने पुस्तक क्यों लिखा है, क्योंकि क्या स्ट्रगल इनको करने पड़े हैं पुलिस रिफॉर्म्स को सुधार करने के लिए, तो इस पर एक पुस्तक है। तो द स्ट्रगल ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह। अगला है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, ये पुस्तक है राशिद किदवई जी की। अगला है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये पुस्तक किसकी है, श्री राम चौलिया जी की। अगला है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ये पुस्तक किसकी है, विनोद राय। ये भारत के पूर्व कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, कैग। इनकी पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। अगला पुस्तक है द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन किसकी है, राजेश तलवार की। इन्होंने बी आर अम्बेडकर जी की बचपन की कहानियों के बारे में बताया है कि किस प्रकार से वो बचपन, जिसने बड़े होकर के भारत का संविधान बना दिया, भारत की चीज़ों को ही बदल के रख दिया। द बॉय हु रॉट कॉन्स्टिट्यूशन बुक इज़ रिटन बाय राजेश तलवार, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स और सूचकांक। यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, किस विषय का सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है, भारत की रैंक कौन सी रही है, और प्रथम स्थान पे कौन रहा है। तो इन तीन चीज़ों को देखेंगे, जारी करता, भारत का स्थान,
और प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो सबसे पहला सूचकांक कौन है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। पहला क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको विमोचन, इसका जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत का स्थान 135वां रहा है। टॉप पर आइसलैंड रहा है। तो पहले स्थान पर आइसलैंड, भारत 135। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसको कौन करता है? आईएमडी। और इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? 37वें स्थान पर रहा है। और प्रथम स्थान पर डेनमार्क रहा है। तो विश्व कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भारत 37वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है विश्व प्रेस सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 150वें स्थान पर रहा है। टॉप किया है नॉर्वे ने और अंतिम स्थान पर रहा है उत्तर कोरिया। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करते हैं। अगला है विश्व प्रसन्नता दिवस यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इस बार भारत 136वें स्थान पर रहा है और टॉप पे रहा है फिनलैंड। लास्ट में रहा है आपका अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपको रट जाए, भारत की जरूर रट लेना कौन से स्थान पे है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इनोवेशन। इसमें कौन रहा है टॉप पर? अमेरिका। भारत का स्थान है 43। और इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर एक यूएसए का थिंक टैंक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 43 रहा है इसमें और टॉप पे कौन रहा है? अमेरिका। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, हैनले पासपोर्ट सूचकांक। इसमें इसको जारी कौन करता है? हैनले और पार्टनर्स मिलकर के जारी करते हैं इसको। और इसको क्वार्टर वाइज जारी किया जाता है, एक साल में 4 बार जारी किया जाता है। और इसके 2 क्वार्टर्स आ चुके हैं। पहले क्वार्टर्स में भारत 84वें स्थान पर रहा था और दूसरे क्वार्टर में भारत 87वें स्थान पर रहा है। टॉप पे हमेशा कौन है इसमें? जापान है। जापान और सिंगापुर टॉप पे रहते हैं। भारत की रैंक बदलती रहती है, 84 थी और अब 87 में हो गई। तो आपसे पूछे क्वार्टर 1 में कितनी थी? 84। क्वार्टर 2 में 87। अगला है मानव विकास सूचकांक HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। मस्ट है, ये आएगा 100%। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें भारत 132वें स्थान पर रहा है। पिछली बार 131वें स्थान पे थे, एक स्थान का नुकसान हुआ है। टॉप पर इसमें स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, यूएनडीपी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। ग्लोबल यानी कि भूखमरी में भारत कौन से स्थान पे? 101वें स्थान पे। इसमें कुल ज़्यादा देश नहीं है, 117 देशों में 101वें स्थान पे हम लोग। समझ सकते हो कंडीशन कितनी कंसर्न वाली है। इसीलिए इसको जारी भी कौन करता है? कंसर्न वाइल्ड लाइफ एंड वेल्थ हंगर लाइफ, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 यानी कि जो नया नया नवाचार होता है इसका जो सूचकांक है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का जो स्थान रहा है वो 40वां रहा है। पिछली बार हम लोग 46वें स्थान पे थे, अब हम लोग 40वें स्थान पे पहुंच गए। और इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, भारत 40वें स्थान पे। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें हम लोग 85वें स्थान पे हैं करप्शन में। करप्शन ज़्यादा होता है अपने यहाँ। और सबसे निचले पहले स्थान पे डेनमार्क है, सबसे कम करप्शन होता है यहाँ पर। और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला है सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक। इसको जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें भारत का स्थान 120वां है और टॉप पर है फिनलैंड। तो भारत का याद रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 120वें स्थान पर है। अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत का स्थान है 180वां यानी कि अंतिम, सबसे निचले स्थान में है पर्यावरण की रक्षा करने में हम लोग। और इसमें टॉप पर है डेनमार्क। तो समय कंडीशन कैसी है? और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला है, अब हम लोग क्या देखेंगे? राष्ट्रीय सूचकांक है, कुछ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचकांक जो भारत देश के लिए ही, इसमें राज्यों को
देखा जाता है कौन स्थान पे। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक। यहाँ पर क्या लगा है, अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक, इसको जारी कौन करता है, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। इसके अभी फिलहाल में मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी। और इसमें टॉप पे कौन रहा है, उड़ीसा। तो यहाँ पर राज्य पूछेगा, टॉप पे कौन है, उड़ीसा। अगला है स्टार्टअप रैंकिंग 2021। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 इसको जारी कौन करता है, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT इसको जारी करता है। इसमें टॉप पर रहा है गुजरात, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पे मेघालय। यानी कि स्टार्टअप लगाने में सबसे टॉप पर कौन है, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टअप राजधानी कौन है, दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा, यानी कि ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में सेवा देने के लिए सबसे टॉप पर मंत्रालय कौन रहा है, गृह मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। वहां पर क्या था, अधिनियम था, यहाँ पर क्या है, सिंपल खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ये कौन जारी करता है, आपका फसाई जारी करता है, यानी कि इसका फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी जारी किया जाता है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है, तमिलनाडु। इसको याद रखना, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे महाराष्ट्र, यानी कि खाद्य सुरक्षा में टॉप पर तमिलनाडु है। अगला है राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक, यानी कि ऊर्जा और जलवायु को बचाव में सबसे आगे कौन है, गुजरात बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में गोवा। गुजरात टॉप पे बड़े राज्यों में, और छोटे पे गोवा है। इसको जारी कौन करता है, नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग इसको जारी करता है। अगला है भारतीय नवाचार इंडेक्स, यानी कि इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है, नीति आयोग। और इनोवेशन के मामले में सबसे टॉप पे कौन है, कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे हरियाणा। ठीक है, तो ये कुछ सूचकांक थे, इंपॉर्टेंट सूचकांक थे। इसके अलावा और भी सूचकांक हैं, वो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो डले हुए हैं पहले से, आप लोग वहाँ से उसको देख लेना। ठीक है। अगला है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। कुछ लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किए और उसको पाना भी है। आपके भी कुछ लक्ष्य होंगे, तो उसके लिए भी लगे रहो। और आपका जो अगला लक्ष्य है वो कौन है, UPSSC पेट 2022, इसको अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। तो इसका एग्ज़ाम 15-16 को कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जितना कर रहे हो उससे ज़्यादा करिए। तो लक्ष्य क्या है और विषय, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ देखेंगे विषय और एक तरफ उसका लक्ष्य वर्ष क्या है। तो विषय क्या है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हम लोगों को कब तक बनना है, 2023 तक। सबके लिए आवास कब तक देने हैं, 2024 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2024 तक आवास। अगला है हर घर में नल से जल। ये भारत सरकार की बहुउद्देशीय योजना है। हर घर में नल से जल होगा, कब तक, 2024 तक। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कब तक बनानी है, 2024-25 तक। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। टीबी मुक्त, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त करना है भारत को, कब तक, 2025 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको कब तक बनाना है, 2030 तक। 500 गीगावाट अच्छे ऊर्जा। मलेरिया का खात्मा कब तक करना है, 2030 तक। इसी प्रकार से HIV एड्स को कब तक खत्म करना है भारत में, 2030 तक। नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, यानी कि कार्बन न्यूट्रल हम लोग हो जाएंगे कब तक, 2070 तक। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा देश की जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होंगी उसको बढ़ावा मिलेगा, परिवहन क्षेत्र में, विद्युत के क्षेत्र में। और इससे क्या होगा, कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। इसमें हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे, कब तक, 2070 तक। अगला है ऊर्जा में स्वतंत्र हम लोग कब तक हो जाएंगे, 2047 तक। जो हम लोग दूसरे देश से ऊर्जा मंगाते हैं उसमें स्वतंत्र हो जाएंगे। अगला ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे, ये आप लोग देख लेना। ठीक है। अगला है कुछ ऑपरेशन हम लोगों ने निर्धारित किए भारत सरकार ने, उन ऑपरेशन को देख लेते हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा था, ये किस लिए चलाया गया था, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। ये जो यूक्रेन में कुछ आपके भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जब भारत और यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा था, उस टाइम काफ़ी भारत के नागरिक फंस गए थे, खासकर मेडिकल छात्र थे। उनको बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार से ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू हुआ था भारत सरकार के द्वारा ही। ये जब अफगानिस्तान में तालिबान का जब कब्जा हो रहा था, तो उस समय भारत के जो नागरिक थे उनको बचाव के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत हुई थी। अगला है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क का किसने चलाया, रेलवे सुरक्षा बल ने। इसमें जो अवैध तंबाकू और अवैध शराब का परिवहन होता है, मतलब अवैध रूप से कोई अगर तंबाकू लेकर के जाएगा या शराब को, तो उसकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया जा रहा है।
अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत, ये भी किसका है? रेलवे सुरक्षा बल का। ये किसके लिए है कि जैसे मान लो किसी का सामान खो जाएगा, उसका पता लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। अगला है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया ये किसके द्वारा चलाया गया है? भारतीय तटरक्षक के द्वारा। तो जो ओलिविया एक प्रजाति है किसकी? कछुआ की। इसी को क्या कहते हैं? ऑलिव रिडले कछुआ। ये आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? उड़ीसा में। इनके बचाव के लिए क्या चलाया गया है? ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है। तो एक आपका इसी प्रकार से ऑपरेशन वंदे भारत भी चलाया गया था, जब कोरोना के टाइम पे काफ़ी भारतीय लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको भारत में लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत। तो ये आपके कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थी। इसको एक मैराथन के रूप में हम लोगों ने क्या किया है? कंप्लीट किया है। ज़्यादा वीडियो लंबी तो नहीं हुई है, 1 घंटे तक की होगी लगभग। तो आप लोग इसको देख लेना, और इसके साथ साथ आप लोग ये ज़रूर करना कि आपकी जो मंथली करंट अफेयर है जनवरी से लेकर के अगस्त तक के, इस चैनल पर डले हुए हैं, आप लोग वहाँ से उसको ज़रूर फॉलो करना। उनकी प्लेलिस्ट को, इसके पीडीएफ को, इन सबको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, और उसकी जो लिंक है उसको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा आप लोग। ठीक है। तो जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इसको सब्सक्राइब और लाइक आप लोग करते ही रहते होंगे, और अगर दूसरों के साथ भी शेयर करते रहा करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।